हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को विद्यार्थी के जीवन काल में कितना स्पेशल डे है और कितना स्पेशल डे होता है वो विद्यार्थी ही जान सकता है। आखिरकार 14 नवंबर उनके लिए क्यों स्पेशल डे और क्यों त्यौहार के रूप में माना जाता है, तो चलिए मैं बता देता हूं कि आज ही के दिन 14 नवंबर 1889 ईस्वी में हमारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। और जो है कि 14 नवंबर को ही ये जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, आखिरकार क्यों मनाया जाता है, तो मैं बता दूं कि पीटी नेहरू जी का बच्चों के प्रति लगाव, प्रेम, स्नेह कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, तो उनके जन्म दिवस के दिन ही जो है कि बाल दिवस के रूप में बच्चों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। कह सकते हो कि उनका जन्मदिन बच्चों के नाम पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी को जो है कि हमारी संस्था की ओर से बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप लोग जहाँ कहीं भी रहो, हमेशा तरक्की करते रहो, हम लोगों को बस यही चाहिए। तो चलिए, आज आप लोग का स्पेशल डे था, तो आज की जो क्लास रहने वाली है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज की क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग का कंसंट्रेट पूरा वीडियो पर रहना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में हम लोग जो है कि क्या क्या पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अभी तक जो स्वर और व्यंजन हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, तो जितने भी वर्णों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आज उन्हीं को जो है कि टेबल के माध्यम से जो है देखेंगे कि ये लोग उच्चरित कहाँ कहाँ से किए जाते हैं। टेबल के माध्यम से उच्चरित कहाँ कहाँ पर ये लोग कहाँ कहाँ से किए जाते हैं, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। एक हो गया उच्चरित के माध्यम से हम लोग देखेंगे, और दूसरा पॉइंट हम लोग का ये रहेगा कि जो छोटे छोटे बिंदुओं से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, और कह सकते हो कि विदेशी व्यंजन कितने होते हैं, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो कौन कौन से होते हैं, हिंदी में वर्णमाला की संख्या या वर्णों की संख्या कितनी होती है, मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, और जो है कि कह सकते हो साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है। इन सभी छोटे छोटे बिंदुओं पर आज चर्चा करने वाले हैं और कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम लोग जो है कि व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है और सारे वर्गीकरण को हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जो है कि उनके नामों को लिख देते हैं ताकि आप लोग का भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। व्यंजन के वर्गीकरण, व्यंजन के वर्गीकरण। ठीक है, व्यंजन के वर्गीकरण हम लोगों को पता है कि 3 प्रकार से किए जाते हैं। कौन कौन से किए जाते हैं, तो थोड़ा सा नामों को देख लेते हैं। पहला वर्गीकरण अध्ययन हेतु, इनकी संख्याओं को भी देखेंगे। अध्ययन हेतु, अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार, अध्ययन हेतु व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। दूसरा वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे, घोष के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। घोष के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं।
एक पढ़े थे प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इनकी संख्याओं को देख लेते हैं। ठीक है, इनकी संख्याओं को देख लेते हैं। व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं जब अध्ययन हेतु पूछा जाए तो 3 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 3 होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं ये आप लोग पिछली वीडियो को देख लीजिएगा, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, घोष के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं। केवल यहाँ पर हम लोग जो है कि संक्षेपीकरण करके संख्याओं को देखेंगे, क्योंकि सारा चीज जो है कि क्लियर कर दिया जा चुका है। ठीक है, पिछली क्लास में। ये तो हो गए व्यंजन के वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग कितने वर्णों पर चर्चा कर चुके हैं, है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग का जवाब होगा 11। ठीक है, और वैसे ही सेम पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब आएगा 33। स्वरों में हम लोग 2 वर्णों को छोड़े थे जिनको अलग नामों से हम लोग पढ़े थे। अलग नाम क्या क्या था उनको भी देख लेते हैं। अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं भैया? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अंग और अह, इन पर भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। यानी टोटल यदि हम लोग काउंट करें तो टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? इधर से हो जाएगी 44 और ये +2 46। 46 वर्णों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, यानी 46 वर्णों पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या स्पेशल देखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 46 वर्णों पर आज हम लोग ये देखेंगे कि इनको जो है कहाँ कहाँ से बोला जाता है, इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। यदि हम आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दें क्वेश्चन के माध्यम से, चलिए बता दीजिएगा कि जो लघु ई होती है, लघु ई का उच्चारण स्थान बता दीजिए। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ई का उच्चारण स्थान होता है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है कंठ, बी है तालु, सी है मूर्धा, डी है, चलो नासिक के ही लिख देते हैं। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आंसर दीजिए कि ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, यदि आप लोग पढ़ चुके हैं तो। ठीक है, यदि नहीं पढ़े हैं तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज चर्चा होने वाली है। ठीक है, तो गौर से जो है कि वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हम बता ही देते हैं। इसका सही आंसर जो होगा तालु, यानी लघु ई पूछे चाहे दीर्घ ई पूछे, उसका उच्चारण स्थान यदि पूछता है तो तालु से उच्चारित किए जाते। अब आप कहोगे कि ये तो स्वरों के बारे में आपने बता दिया, हम लोग तो पढ़े थे स्पर्शी व्यंजन में व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़े थे, क्योंकि व्यंजनों को भी तो वहीं से उच्चारित किया जा रहा था, है कि नहीं। तो तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण किया जा रहा था, थोड़ा सा जो है कि फ्लैशबैक में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉमन सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग का यही रहेगा कि टेबल के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा बना लें और इन सभी वर्णों पर चर्चा कर लें। वर्ण कौन कौन से रहेंगे? तो सभी वर्ण, सभी स्वर रहेंगे और सभी
व्यंजन रहेंगे और 2 अयोग वाह वर्ण भी रहेंगे। यानी टोटल 46 वर्णों को जो है हम टेबल के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहले सबसे पहले हम लोग टेबल को बना लेते हैं। टेबल में 3 कॉलम रहेंगे, क्रम संख्या को लेकर 4 भी हो सकते हैं, क्रमांक संख्या। ठीक है, एक में आ जाएगा आपका वर्ण, कौन कौन से वर्ण रहेंगे। एक में आ जाएगा आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान और उच्चारण स्थान के नाम में अंतर हम आप लोगों को बता चुके हैं, आप ही लोग जो है कि बताइएगा। उच्चारण स्थान के नाम, उच्चारण स्थान के नाम, इन्हीं 4 कॉलम को हम लोग को भरना है और इन्हीं 4 कॉलम से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज आप लोग जरूर सीख पाएंगे। चलिए, पहला हम लोग का जो क्रमांक रहेगा, पहले क्रमांक में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर से ही स्टार्ट करते हैं। स्वर में अ आ, आ और आ जाता है आपका क वर्ग। ठीक है, क वर्ग। इसके बाद एक और आ जाता है इसमें विसर्ग। विसर्ग, ठीक है, यानी अ आ क वर्ग और विसर्ग। विसर्ग किसे कहा जाता है, तो जो हम लोग अयोग वाह में अह पढ़े थे ना, वही विसर्ग की मात्रा होती है। ठीक है, तो अ आ क वर्ग के सभी वर्ण और विसर्ग कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, उच्चारण स्थान में लिखा जाएगा और उस उच्चारण स्थान को क्या नाम दिया गया है, वो उच्चारण स्थान के नाम में लिखा जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले कॉलम को बना लेते हैं क्योंकि बाद में समस्या हो सकती है। 2 3 4 5 6 7। इसीलिए कह रहे थे पहले थोड़ा सा जो है कि हम लोग कॉलम बना ले। आप लोग को दिख रहा होगा, मुझे आशा है। यदि नहीं दिखेगा तो बता दीजिएगा। 9, एक लास्ट वाला 10। ठीक है, तो चलिए इसको भी पैक ही कर देते हैं, है ना। ठीक है, क्रमों को लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक छूट गया। ठीक, 10। अब तो हो गए 10। चलिए देख लेते हैं कि इनमें जो है कौन कौन से वर्ण आएंगे। ठीक है, इनमें कौन कौन से वर्ण आने वाले हैं, इनमें कौन कौन से वर्ण आने वाले हैं। पहले वाले में अ आ क वर्ग विसर्ग। दूसरे वाले में ई ई
क वर्ग के बाद क्या आता है जी? च वर्ग। फिर उसके बाद अंतस्थ का य और उष्म का स। अंतस्थ का य और उष्म का स। उसके बाद री। च वर्ग के बाद क्या आता है? ट वर्ग। य के बाद क्या आता है? र। और स के बाद क्या आता है? स। फिर उसके बाद ट वर्ग के बाद क्या आता है? त वर्ग। य र ल के बाद क्या आएगा? र के बाद ल आएगा। स के बाद स आता है। ठीक है। फिर उसके बाद त वर्ग के बाद क्या आता है? प वर्ग। ठीक है। तो क च ट त प। प वर्ग में स्वरों में भी आ जाते हैं उ और उ। ठीक है। फिर उसके बाद इसके जो है वर्णों में से देख लीजिएगा ध्यान से, हम छोड़ रहे हैं य र ल, एक व छोड़ा जा रहा है और एक श स ह छोड़ा जा रहा है, यानी दो वर्ण इधर से। ठीक है। तो यानी उ और प वर्ग इसमें आ जाएंगे। 6 वाले में देख लेते हैं कि अ आ इ उ री क्या बचा भैया? ए ऐ। फिर उसके बाद ओ औ। फिर उसके बाद इधर से एक व बचा है, एक इधर से ह बचा है और एक इधर से विसर्ग हो गया है, तो एक बचा है अनुस्वार। यानी अनुस्वार को हम जो है कि वर्ण को ही लिख देते हैं अंग, है कि नहीं? यानी इतने वर्ण हो गए, टोटल काउंट कर लीजिएगा 46 ही वर्ण होंगे। ठीक है। टोटल 46 वर्णों का उच्चारण के स्थान पर हम लोग टेबल के माध्यम से देखने वाले हैं कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से किया जाता है। ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके जो है उच्चारण स्थान के नामों को। उच्चारण स्थान के नामों को देख लिया जाता है। अ आ क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। और ई और च वर्ग और य स का उच्चारण स्थान होता है तालु। री ट वर्ग र और स का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। त वर्ग और ल और स का उच्चारण स्थान होता है दंत। उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। और ए और अ का उच्चारण स्थान कैसे निकालेंगे? इनको तो हम लोग जो है स्पर्शी व्यंजन में भी नहीं पढ़े थे और जो है कि नए स्वर में पढ़े थे। ये तो संयुक्त स्वर में गिने जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कैसे जानेंगे? ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बस आप लोगों को बस ध्यान देना है कि ये जो संयुक्त स्वर है इनका जो योग हुआ है किन किन स्वरों के योग से हुआ है। ठीक है। बस इतना यदि आपको पता है तो गारंटी मैं देता हूं कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा और आराम से आप निकाल लेंगे कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से और कैसे होता है। ठीक है। एक दिखा देते हैं करके। जैसे ए किन किन स्वरों के योग से बनता है? तो ए आपको पता होगा बनता है अ योग ई से। अ योग ई से बनता है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, जस्ट ऊपर आप लोग पढ़े हो कि अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अ का उच्चारण स्थान कंठ। तो यानी कंठ हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत? हमें उम्मीद है कि नहीं होनी चाहिए। लघु ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। यानी यहां से तालु। अब देखिएगा कि ए और अ का उच्चारण स्थान हमको प्राप्त हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? आसान है ना? वैसे ही देख लीजिएगा ओ और औ की। तो ओ का निकाल लीजिए कि ये किन किन स्वरों के योग से बनता है। अयोग उ से बनता है, अयोग उ से बनता है ना? तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। बताइए इसका भी निकल गया, निकल गया कि नहीं? फिर उसके बाद व आ जाता है। व का उच्चारण स्थान
दंत प्लस ओष्ठ माना जाता है। ठीक है, व, ठीक है। ओष्ठ का भी प्रयोग किया जाता है और जिह्वा जो है हमारी दंत को भी स्पर्श करती है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद ह का उच्चारण स्थान यदि आपसे पूछा जाए तो उच्चारण स्थान बताइएगा स्वर यंत्र से। कहाँ से? स्वर यंत्र से। और ये जो अंग है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है तो बताइएगा नासिका से। कहाँ से? नासिका से। ठीक है, नासिका से किया जाता है। चलिए, क्या हम लोगों को उच्चारण स्थान पता चल गए? यदि उच्चारण स्थान आप लोगों को पता चल गया हो तो इनके नामों को भी देख लिया जाए। इनके नामों को भी देख लिया जाता है। इनके नाम क्या क्या है? ठीक है, इनके नाम क्या क्या है? तो कंठ को कहा जाता है कंठ्य। क्या कहा जाता है? कंठ्य। तालु को कहा जाता है तालव्य और मूर्धा को कहा जाता है मूर्धन्य और दंत को कहा जाता है दंत्य। ओष्ठ को कहा जाता है ओष्ठ और कंठ, कंठ और तालु का जब योग करते हैं तो कंठ तालव्य बनता है। कंठ तालव्य बनता है। ठीक है, कंठ और ओष्ठ का जब योग करते हैं तो कंठोष्ठ बनता है। कंठोष्ठ या कंठोष्ठ कह सकते हो। कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ। दंतोष्ठ इसका बन जाएगा। स्वर यंत्र को बोला जाता है उच्चारण स्थान अलजिह्वा। ध्यान दीजिएगा, अलजिह्वा। अलजिह्वा से इसका उच्चारण स्थान का नाम दिया गया। नासिका से जो बोला जाता है उसे नासिक के व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए इनके उच्चारण स्थान के नाम। बताइए कि बात समझ में आई कि नहीं? यदि बात समझ में आ गई हो तो इसे लिख लीजिए। अब चलिए, अब हम लोग छोटे छोटे बिंदुओं की ओर चलते हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कुछ न कुछ नया जरूर सीखेंगे आज की क्लास में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमको पता चल गया 46 वर्णों का उच्चारण के आधार पर जो है कि कैसे कैसे बंटवारा किया गया है कि नहीं। अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं व्यंजनों को। ठीक है, व्यंजन में पहला हम लोग देख लेते हैं उच्छिप्त या द्विगुण। द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है? या ताड़न जात वर्ण। ताड़न जात वर्ण। ताड़न जात वर्ण। इसके कई उपनाम है, उपनामों को देख लीजिए। द्विगुण व्यंजन, ताड़न जात वर्ण, उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, इसे ही फेंका हुआ वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ही विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, फेंका हुआ वर्ण या विकसित व्यंजन कहा जाता है। कई उपनाम है इसके। अब बात आती है कि द्विगुण व्यंजन इसे क्यों कहा जाता है। तो द्विगुण व्यंजन ओरल परिभाषा के माध्यम से सीख लीजिए, देख लीजिए। कहा जाता है कि जहां पर दो भाषाओं का गुण पाया जाता है उन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। यानी द्विगुण व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें दो भाषाओं के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ताड़न जात वर्ण क्यों कहा जाता है? तो ताड़न जात वर्ण को बताने से पहले जो है कि हमको थोड़ा सा जो है कि अलग तरीके से बताना होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। अभी जस्ट बता रहे हैं कि ताड़न जात वर्ण इसे क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है,
परिभाषा तो इसकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये जो नाम पढ़ा है क्यों पढ़ा है इसको भी अभी जस्ट बता रहे हैं। सबसे पहले तो इससे बनने वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बनते हैं कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और ये कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये बनती है। मतलब कह सकते हो कि ये इससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनके जो है कि संख्याओं की ओर चलते हैं। तो द्विगुण व्यंजनों की संख्या जो है 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो एक होता है अड़ और एक होता है अढ़, ठीक है। अड़ और अढ़, इसे फेंका हुआ वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये बाहर की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। इसीलिए फेंका हुआ वर्ण भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अड़ और अढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि बस नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि इनके नीचे हलंत नहीं लगाया जा सकता, यानी इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता। कह सकते हो कि इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता, स्वर रहित नहीं किया जा सकता, स्वर रहित नहीं किया जा सकता। क्यों? तो उसका भी रीजन अभी समझ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या इसके नीचे हम लोग हलंत लगाएंगे? यदि हम हलंत लगाते हैं तो आपको पता होगा कि एक वर्ण में कभी भी 2 मात्राएं नहीं लगाई जाती, एक वर्ण में कभी भी 2 मात्राएं नहीं लगाई जाती हैं, अन्यथा वो गलत माना जाता है। इसीलिए यही कारण है कि ताड़नजात वर्ण या द्विगुण वर्णों में हलंत नहीं लगाया जाता है और इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस पॉइंट को हम लिखवाएं। बात समझ में आई कि नहीं? यदि समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि इन्हें तो स्वर रहित नहीं किया जा सकता, और इससे दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि ये ऐसे वर्ण हैं कि इनसे कभी भी शब्दों का शुरुआत नहीं किया जा सकता। ये ऐसे वर्ण हैं कि इनसे वाक्यों की शुरुआत नहीं की जा सकती। क्या कभी भी इनसे जो है कि शब्दों को शुरू होते हुए देखें आप? कहेंगे कि नहीं। तो यही बात है कि इनसे शब्द आरंभ नहीं किए जाते, नहीं किए जाते, नहीं किए जाते। बताइए दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं? इनसे शब्द आरंभ नहीं किए जाते या इनसे या इनके द्वारा जो है शब्दों का आरंभ नहीं किया जाता। ये 2 पॉइंट समझ में आए कि नहीं? 2 पॉइंट यदि समझ में आ गए हो तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2, कौन कौन से? अड़ और अढ़, ठीक है। और इनके कई उपनाम। ये स्वर रहित होते हैं? नहीं होते, स्वर रहित नहीं किए जा सकते। क्या इनसे जो है शब्दों की शुरुआत होती है? नहीं होती है, ठीक है। ये थे इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब चलिए ध्यान दे देते हैं कि इसे ताड़नजात वर्ण क्यों कहा जाता है। तो इस बिंदु पर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये जो बताने जा रहे हैं इससे जो है 3-4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कि यदि किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी है, ठीक है, यदि किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदी लगी है तो उसका नाम दिया गया है अनुस्वार। उसे क्या कहा गया है? अनुस्वार कहा गया है। अनुस्वार से किस प्रकार के शब्द बनते हैं? जैसे कंकाल, चंचल, पंचम, ठीक है। ये सभी शब्द बनाए जाते हैं, यानी इसका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। यदि वही बिंदी
वही बिंदी वर्ण के कह सकते हो कि पीछे लग जाए, या कह सकते हो आगे भी कह सकते हो, ठीक है। यदि वही बिंदी वर्ण के पीछे लग जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पंचमा अक्षर। अब भैया पंचमा अक्षर क्या सभी बनते हैं? नहीं, सभी नहीं बनते। क वर्ग का केवल पंचमा अक्षर बनता है। क वर्ग का पंचमा अक्षर बनता है। कौन सा वर्ण? पंचमा अक्षर, जिसे हम लोग अंगा कहते हैं, है कि नहीं? तो शुद्ध कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिएगा। कई लोग ऐसे होंगे जो अभी भी गलत लिखते होंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यदि यही बिंदी वर्ण के नीचे लग जाए, यदि यही बिंदी वर्ण के नीचे लग जाती है तो वहां पर नाम दिया जाता है इसको ताड़न जात। ताड़न जात वर्ण, ताड़न जात वर्ण, ठीक है। इसके एग्जाम्पल यदि देखना चाहेंगे तो यही अड़ और अढ़, और इनका प्रयोग देखना चाहेंगे तो पढ़ना, पढ़ना बनता है कि नहीं शब्द, ये हो जाते हैं, ठीक है। यदि यही बिंदी वर्ण के पहले लग जाए, कहाँ लग जाए? पहले। यदि यही बिंदी वर्ण के पहले लग जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे नाम दिया जाता है नुक्ता वर्ण। क्या कहा जाता है? नुक्ता वर्ण। अब यहीं से एक और पॉइंट सीखिएगा, नुक्ता वर्ण को ही हिंदी व्याकरण में विदेशी व्यंजन कहा जाता है। विदेशी व्यंजन कहा जाता है, विदेशी व्यंजन कहा जाता है। यानी नुक्ता वर्ण कौन कौन से होते हैं? यदि जब किसी भी वर्ण के आगे, किसी भी वर्ण के आगे या पहले बिंदी लग जाती है तो वो हिंदी व्याकरण में नुक्ता वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, और नुक्ता वर्ण को विदेशी व्यंजन कहा जाता है। और विदेशी व्यंजन जो होते हैं अरबी और फारसी भाषा के वर्ण होते हैं, ठीक है। जो विदेशी व्यंजन बनेंगे वो अरबी और फारसी भाषा के बनते हैं। उदाहरण के रूप में यदि आप देखना चाहोगे तो कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो क, ख, ग, ज और फ। अभी तो केवल और केवल ये हिंदी के जो है कि साधारण रूप में है, ठीक है, व्यंजन के रूप में, और जो है कि साधारण रूप में है। यदि इन्हीं के पहले वही बिंदी लगा दी जाती है, ठीक है, यदि वही बिंदी लगा दी जाती है तो अब ये साधारण वर्ण नहीं रहेंगे, अब ये क्या कहे जाएंगे? नुक्ता वर्ण या विदेशी व्यंजन कहे जाते हैं, ठीक है। नुक्ता वर्ण या विदेशी व्यंजन कहे जाते हैं, ठीक है। विदेशी व्यंजनों की यहीं पर संख्या यदि आपसे पूछी जाए तो 5 बताइएगा, और एनसीईआरटी के हिसाब से यदि पूछा जाता है तो 3 बताइएगा। अब 3 किन किन वर्णों को एनसीईआरटी ने विदेशी व्यंजन के रूप में माना है तो देख लीजिए, ख, ज और फ को एनसीईआरटी ने इन्हीं 3 वर्णों को जो है कि विदेशी व्यंजन के रूप में माना है। अब बताइए कि ताड़नजात वर्ण क्यों कहा जाता है, बताने की जरूरत है? तो आप कहेंगे नहीं, और उसी के सहारे हमको 4 चीजों के बारे में और अच्छे से पता चल गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं विदेशी व्यंजन और विदेशी स्वर की ओर, ठीक है। यहाँ पर चर्चा हो ही चुकी है, थोड़ा सा और देख लेते हैं विदेशी व्यंजन और विदेशी स्वर। विदेशी स्वर आप लोग को मैं बता दूं कि आज की जो क्लास है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि आज कोशिश करेंगे कि वर्णमाला खत्म ही हो जाए, ठीक है। तो विदेशी स्वर और विदेशी व्यंजन में अंतर, विदेशी स्वर और विदेशी व्यंजन में अंतर।
कंपैरिजन करा के देख लीजिए, नहीं तो विदेशी व्यंजन। ठीक है, यहाँ से विदेशी स्वर हो गया, विदेशी व्यंजन हो गए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विदेशी वर्ण, क्या ये तीनों शब्द जो हैं कॉमन है, या फिर कह सकते हो क्या एक ही है, तो हम कहेंगे नहीं, इन तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग मतलब है। पूछेंगे कैसे, तो चलिए देख लेते हैं। विदेशी स्वर जब कहा जाए तो विदेशी स्वर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, नाम दिए थे आगत स्वर। पढ़े थे कि नहीं? पढ़ चुके थे। आगत स्वर, आगत स्वर को ही विदेशी स्वर भी कहा जाता है, मेहमान स्वर भी कहा जाता है ना। इनकी संख्या को भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो इनकी संख्या जो होती है एक होती है, आ के ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो उसे ही विदेशी स्वर कहा जाता है। और इसके उदाहरण को भी हम लोग देख चुके थे। इसके उदाहरण जो होते हैं ये अंग्रेजी भाषा को लिखने में इसका उपयोग किया जाता है। पहले जो है हिंदी व्याकरण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता था, है कि नहीं। तो उदाहरण के रूप में यदि देखा जाए तो जैसे कॉलेज हो जाता है, हॉस्पिटल हो जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं हॉस्पिटल। ठीक है, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिसर, ऑफिस, इन सभी में अर्ध चंद्र बिंदु लगाकर ही जो है कि इनको बोला जाता है, इसीलिए ये विदेशी स्वर कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग विदेशी व्यंजन को देख लेते हैं, अंतर है कि नहीं। चलिए विदेशी व्यंजन, जस्ट विदेशी व्यंजन पर चर्चा किए। विदेशी व्यंजनों की संख्या 5 होती है। कौन कौन से? क, ख, ग, ज और फ, यही होते हैं विदेशी 5 व्यंजन। आपसे जब भी पूछा जाए कि विदेशी व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप कंफर्म करके बताइएगा 5 होते हैं। ठीक है, यदि एनसीईआरटी देकर पूछ रहा है तब तो बिंदास बताइए 3 होते हैं, है ना। और हर आयोग जो होता है कहीं न कहीं ऐसे क्वेश्चन को जो है कि नहीं देना चाहता है कि जहाँ पर उसकी जो है कह सकते हो रेपुटेशन खराब होने वाली हो। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी के हिसाब से कितना माना जाता है? एनसीईआरटी के हिसाब से 3 माने जाते हैं। कौन कौन से? तो अभी जस्ट देखें, ख, ज और फ को। चलिए बता दीजिए, विदेशी स्वर विदेशी व्यंजन में अंतर है कि नहीं। यदि अंतर है तो समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में आया तो चलिए अब इस चीज को भी समझ लेते हैं, इस चीज को भी समझ लेते हैं। इसमें कहा गया विदेशी वर्ण, आखिरकार विदेशी वर्ण किसे कहा जाएगा भैया? इधर विदेशी स्वर, विदेशी व्यंजन, विदेशी वर्ण किसे कहा जाएगा? इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, जब विदेशी वर्ण की बात करेगा, जब वर्ण शब्द जोड़ दे, वर्ण शब्द, है ना, तो वर्ण में जो है कि स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। तो विदेशी वर्णों की संख्या मानी जाती है 4। कौन कौन से? तो एक आगत स्वर और एक ख, ज और फ, ये हो गए आपके विदेशी वर्ण। ध्यान से देखिएगा, जब हम वर्णों की संख्या का काउंटिंग करेंगे ना तो इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से लिख लीजिए। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? यदि समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा जो है कि बिंदु और है। छोटा सा बिंदु क्या है कि अमानक वर्ण किसे कहा जाता है? अमानक वर्ण, अमानक वर्ण। अमानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? अमानक वर्ण किसे कहा जाता है? ठीक है, तो अमानक वर्णों की संख्या हम बता देते हैं, छोटी सी चीजें फटाफट पढ़ लेते हैं। अमानक वर्णों की संख्या 2 मानी जाती है। अधनमानक, अ मीन्स नहीं, मानक मीन्स मान्यता। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनकी कह सकते हो कि जिनको अब नहीं माना जाता है, जिनको अब मान्यता नहीं दी गई है, उन्हें ही अमानक वर्ण कहा जाता है। यानी पहले ये चलते थे हिंदी के व्याकरण में। कौन कौन से हैं? तो यदि आप लोग बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो आप लोग जरूर देखे होंगे, ज और भा। ठीक है, ज और भा, है ना जी। तो ज और भा ये ऐसे वर्ण हैं जिनको अमानक वर्ण कहा गया है।
ये पहले इनका प्रयोग किया जाता था हिंदी के व्याकरण में, लेकिन अब जो है इन्हीं का रूप परिवर्तन कर दिया गया है। झ को जो है ऐसे लिखा जाता है और भ को, अब ये आप लोग को अच्छे से पता है, ठीक है। तो यही है आपके अमानक वर्ण। बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जैसे हम लोग पढ़े थे संयुक्त स्वर, वैसे ही पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। चलिए दोनों को एक साथ देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लोग नए होंगे कम से कम उनको अंतर भी समझ में आ जाएंगे, है ना। संयुक्त स्वर और एक आ जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन, इन दोनों में देख लीजिए, कंपैरिजन करा लीजिए। संयुक्त स्वर कहा गया यानी स्वरों की बात की जा रही है, व्यंजन व्यंजन की बात की जा रही है ना। आखिरकार कौन कौन से वर्ण आते हैं इनमें। तो संयुक्त स्वरों की संख्या यदि पूछी जाए तो 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या यदि पूछी जाए तो 4। संयुक्त व्यंजन की यदि परिभाषा आपसे पूछी जा रही है तो बता सकते हैं आप कि एक ही स्वर से बोले जाने वाले वर्ण, एक ही स्वर से बोले जाने वाले वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोनों की संख्या तो समान होती है। अब वर्णों को देख लेते हैं, क्या वर्ण समान होते हैं तो नहीं। और किस प्रकार से इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। एक बार संयुक्त स्वरों के बारे में तो चर्चा हो ही चुकी है, फिर से देख लेते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं तो छ, त्र, ज्ञ और स्र, यही 4 वर्ण होते हैं। इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि क्वेश्चन बना ही देते हैं कि ज्ञ किन किन वर्णों के योग से बना है, या ज्ञ किन किन व्यंजनों के योग से बना है। तो ऑप्शन में कैसे रहेगा। ऑप्शन में ऑप्शन ए त और र, ऑप्शन बी ज य, ऑप्शन सी ज और य, और डी क और मूर्धन्य स। ऐसे ऑप्शन आपके पास रहेंगे। चलिए यदि पता है तो फटाफट आंसर दीजिए। ज्ञ का जो योग हुआ है किन किन वर्णों के योग से बना है, ठीक है, तो बता दीजिए। चलिए हम इसका सही आंसर दे देते हैं। ज्ञ जो बना है ज और य से बना है, ज और य से बना है। कैसे, किस प्रकार से, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। छ, छत्री वाला छ का यदि आपसे पूछा जाए जब भी, ठीक है, कि किन किन वर्णों की एक से बना है ना, तो बताइएगा क धन स धन अ। ये भी बता सकते हैं या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है ऑप्शन में, ये भी हो जाएगा, ठीक है। त्र का वैसे ही पूछा जाएगा तो त योग र योग अ, यदि ये नहीं है तो त योग र। वैसे ही ज्ञ का ज योग य योग अ या ज योग य, ठीक है। स्र का तालव्य स योग र योग अ या तालव्य स योग र, ठीक है। ये हो जाएंगे इनके संयुक्त वर्ण, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको भी बता दीजिए, आप ही लोग बताइए। ये बनता है अयोग ई से, ये बनता है अयोग ए से, ये बनता है अयोग उ से, यह बनता है अयोग ओ से, ठीक है। यही बनते हैं। बताइए संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन में अंतर समझ में आया कि नहीं। यदि आया है तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और हमें पता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और नहीं शेयर करते हो।
कोई बात नहीं, हम एक बार का बता चुके हैं कि हम बार बार नहीं कहेंगे। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं। अब छोटे से बिंदु को देख लेते हैं, जैसे अमानक वर्ण हो गया, द्विगुण व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पंचमा अक्षर के बारे में समझ लेते हैं। पंचमा अक्षर किसे कहा जाता है? तो पंचमा अक्षर को समझ लीजिए। पंचमा अक्षर जो वर्ण होते हैं, ये हर वर्ग के पांचवें वर्ण को कहा जाता है। हर वर्ग के पांचवें वर्ण को पंचमा अक्षर कहा जाता है। पंचमा अक्षर कहा जाता है। हर वर्ग के पांचवें वर्ण को पंचमा अक्षर कहा जाता है, या नासिक के व्यंजन भी कह सकते हो, ठीक है। चलिए, अब लास्ट पॉइंट है वर्णमाला की वर्णों की संख्या। वर्णों की संख्या आप लोगों से पूछा जाएगा हिंदी में वर्णों की संख्या, तो फटाफट बताएंगे 52। बताएंगे कि नहीं? 52 होती है। यदि हम आपसे यहीं पर पूछ लें कि साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है, बताइए। साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है, या फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो बताते रहिए। चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले तो वर्णों की संख्या की काउंटिंग कर लेते हैं। वर्णों की संख्या, ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद जो है कि क्लास समापन की ओर चल रही है, ठीक है। वर्णों की संख्या है ना। तो वर्णों की संख्या में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर, व्यंजन पढ़ चुके हैं। स्वर व्यंजन, स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11, व्यंजनों की संख्या 33। बताइए हो चुका है कि नहीं? टोटल योग करेंगे 44। इन 44 वर्णों को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मूल वर्ण। मूल वर्ण, या कह सकते हो कि इन्हीं को साधारण वर्ण भी कहा जाता है। साधारण वर्ण, साधारण वर्ण भी कहा जाता है, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़े हैं, फिर उसके बाद अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 2। फिर पढ़े हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन 2 पढ़े हैं। फिर उसके बाद पढ़े हैं संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4। अब टोटल ऐड कर लीजिए। टोटल ऐड करेंगे तो 44 2 46 2 48 4 52। यही आप लोग चिल्ला रहे थे। जब क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या, ठीक है, वर्णों की संख्या, तब आप बताइएगा 52, ठीक है। अभी हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछे थे, मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मानक वर्णों की संख्या कैसे बताएंगे और कितने वर्णों को जोड़ा जाएगा कि मानक वर्णों की संख्या बनेगी? ध्यान दीजिएगा। हम लोग पिछली जो है कि बिंदुओं पर चर्चा किए थे, विदेशी वर्ण, विदेशी स्वर और विदेशी व्यंजन, ठीक। तो उनमें से हम बताए थे कि तीनों जो है 3 प्रकार के होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो उसी में से एक को उठाया जाता है विदेशी वर्ण। अब बताइएगा विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है? विदेशी वर्णों की संख्या, विदेशी वर्ण, विदेशी वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे 4। अब जोड़ लीजिए 56। यानी जब आपसे पूछा जाए, जब आपसे पूछा जाए कि मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, मानक वर्णों की संख्या,
तब क्या बताएंगे? तब बताएंगे 56 होती है। बताइए क्लास समझ में आ रही है कि नहीं? आप पढ़े थे वर्णों की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या एक ही पढ़े थे 52, हमने बताया 3। बताइए कि कुछ न कुछ नया जरूर मिला कि नहीं? 3-3 क्वेश्चन बनते हैं इससे कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है और मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है। यदि क्लास अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखे हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि सर आज की क्लास बेहतर थी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ लोग कह रहे होंगे कि अब जो है कि आवाज़ जो है डाउन हो रही है, तो डाउन इसलिए हो रही है क्योंकि एनर्जी लॉस हो गई, जितना कुछ खाए पिए थे सब खत्म। चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही।